नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 22 फरवरी को एसएससी जीडी की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आप ध्यान से सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और हर एक शिफ्ट में कोई न कोई प्रश्न रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आप लोगों ने उत्तर लगाया होगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो थे, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। प्रश्न आया कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों, ये बना हुआ है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना हुआ है। और ये कहाँ है? इसमें नदी पूछी गई थी, तो नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है दोस्तों। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है और गुजरात में ही नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी यहीं पर बनी हुई है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसको कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पर बनी हुई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता था, ये उन्हीं की प्रतिमा है और ये सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। प्रश्न आया है कि सिपकीला दर्रा, तो देखिए प्रश्न आया है कि सिपकीला दर्रा कहाँ है? तो सिपकीला दर्रा कहाँ है? सिपकीला दर्रा दोस्तों, आपने उत्तर लगाया होगा हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में बारालाचा भी है, तो बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, सिपकीला, बारालाचा। और दोस्तों रोहतांग दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में ये दर्रे हैं। आगे आया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर में है। लखीमपुर खीरी में है, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में है ये। और आप सभी लोगों को याद होगा दोस्तों, लखीमपुर खीरी जो है वो क्षेत्रफल में यूपी का सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में यूपी का सबसे बड़ा जिला है और यहीं पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान खोला गया था। इसके बाद देखिए क्या पूछा गया है। कह रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट से। रेशम कीट पालन जो है दोस्तों, ये सेरीकल्चर से संबंधित है। और रेशम कीट पालन में जो अग्रणी है, जो प्रथम स्थान रखता है, अग्रणी जो है दोस्तों, वो है कर्नाटक इसमें सबसे आगे है रेशम कीट पालन में। और सहतूत से रेशम कीट का पालन करने में ये बहुत अग्रणी है। तो सेरीकल्चर को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन के नाम से जाना जाता है। यही उत्तर लगाए होंगे आप सभी लोग। सिपकीला को भी बताए नीति निर्देशक तत्व, ये देखिए हर एक दिन आ रहा है नीति निर्देशक तत्व, ये प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है दोस्तों? तो ये भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये दोस्तों भाग 4 में है। और आपको पता है नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये राज्यों को आदेश देते हैं। एक अच्छे राज्य की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ये राज्यों को आदेश देते हैं और इनमें संशोधन जो करने की शक्ति किसी के भी पास नहीं है। सिर्फ इन्हें जोड़ा जा सकता है, इन्हें घटाया नहीं जा सकता है। तो इन्हें घटाया नहीं जा सकता, इसमें कुछ जोड़ा ही जा सकता है, इन्हें हटाया या घटाया नहीं जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिएगा, लिखा है हड़प्पा किस नदी पर है। दोस्तों हड़प्पा पूछ रहा है, हड़प्पा किस नदी पर है, तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी पर है। रावी नदी पंजाब में, रावी नदी पंजाब, रावी नदी पर है, ये पंजाब में है। और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया सबसे पहला स्थल था ये हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न आ गया कि संसद में कौन कौन शामिल होता है। संसद में कौन शामिल होता है, तो संसद में कौन होता है, तो संसद में कौन कौन शामिल होता है, ये प्रश्न आ गया है कि संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो भैया संसद में राज्यसभा होती है प्लस लोकसभा होती है, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति शामिल होता है। यानी इन तीनों से मिल करके दोस्तों क्या बनती है, संसद बनती है। तो तीनों शामिल होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो देखिए आया है कि अकबर का मकबरा कहाँ है। अकबर का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा भाई अभी यूपी पुलिस में भी आया था। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। कहाँ पर है, सिकंदरा में है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। सिकंदरा जो कि आगरा के पास में, आगरा से 34 किलोमीटर पड़ता है। तो मकबरा जो है अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में है दोस्तों, सिकंदरा। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है, सिकंदरा आगरा में। आगे देखिएगा, गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। भाई गांधी जी जो थे, गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ये प्रश्न आ गया कि गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद देखिए प्रश्न आया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये लागू हुई थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1951 में, 1 अप्रैल 1951 में लागू हुई थी। तो आप लोगों में 1 अप्रैल जिसने लगाया होगा वो बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं। फिर देखिए प्रश्न आ गया है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत कहाँ पर किया गया है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है, अस्पृश्यता का अंत कौन अनुच्छेद करता है। दोस्तों आपने जरूर लगाया होगा भाई, ये अनुच्छेद 17 करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। छुआछूत जिसको कहते हैं हम लोग, छुआछूत का ये अंत करता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये प्रश्न आया है कि अंजुम चोपड़ा का संबंध किससे है। दोस्तों अंजुम चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा का संबंध किससे है। अंजुम चोपड़ा जो कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अंजुम चोपड़ा का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों क्रिकेट खेलती हैं। अगला प्रश्न आया है अंजुम चोपड़ा का संबंध किससे है। अगला प्रश्न है कथक क्या है। प्रश्न आया है कथक क्या है। देखिए प्रश्न आ गया है कथक क्या है। कथक क्या है, तो कथक भैया एक लोक नृत्य है। क्या है, लोक नृत्य है, उत्तर भारत का नृत्य है। कथक एक नृत्य है, तो कथक लोक नृत्य है, उत्तर भारत का नृत्य है, लखनऊ घराने से संबंधित है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज सब कथक से संबंधित हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न आ गया है सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो सबसे कम लिंगानुपात तो हरियाणा का है। किसका है, हरियाणा का है। हरियाणा के बाद दोस्तों राजस्थान लगाएंगे, हरियाणा के बाद राजस्थान लगाएंगे, तो राजस्थान लगा देंगे। अब जो भी ऑप्शन में होगा आपके, हरियाणा कुछ बच्चों ने कहा हरियाणा ऑप्शन में नहीं था, तो राजस्थान लगा देंगे। तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, हरियाणा ऑप्शन में नहीं होगा तो राजस्थान लगा देंगे। और अगर ये पूछ लेता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों ये केरल का है। किसका है, केरल राज्य का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है।
इसके बाद जो प्रश्न आया है, प्रश्न में पूछा गया है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप कहाँ हुआ था। तो देखिए आया है फीफा अंडर 17 कप कहाँ पर हुआ है। तो फीफा अंडर 17 कप जो है ये कहाँ पर हुआ है। तो भाई फीफा अंडर 17 कप जो है वो दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ। फीफा अंडर 17 कप इंडोनेशिया में हुआ 2023 में। ये कहाँ पर हुआ था? तो 2023 में ये इंडोनेशिया में हुआ है। फीफा के बारे में आपको पता होगा, विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था का नाम है फीफा। और फीफा इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय वो ज्यूरिख में है। कहाँ पर है? ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। तो ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है फीफा का। फीफा का आयोजन अंडर 17 कप का 2023 में इंडोनेशिया में हुआ है। रतन टाटा, अभी देखिए कल भी आया था ये रतन टाटा, कह रहा है रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किसने दिया है? ये पूछ रहा है किसने दिया। और ये देखिए कल आया था कि रतन टाटा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ये आया था कि उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो रतन टाटा को दिया गया था। रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किसने दिया है? तो इसका उत्तर दोस्तों आप लोगों ने लगाया होगा महाराष्ट्र सरकार ने। किसने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। अगला प्रश्न है रुक्मिणी देवी का संबंध किससे है। देखिए प्रश्न आया है रुक्मिणी देवी का संबंध किससे है। रुक्मिणी देवी का संबंध किससे है? तो रुक्मिणी देवी का संबंध दोस्तों भारतनाट्यम से है। भारतनाट्यम ये नृत्य करती हैं, तो भारतनाट्यम से है। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, आपको पता होगा। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथकली और मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम जो है दोस्तों ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों केरल राज्य के हैं। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या आया है। अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है गैसों का ठोस में बदलना क्या कहलाता है। तो देखिए प्रश्न आया है कि गैस का ठोस रूप में बदलना क्या कहलाता है। तो गैस का ठोस रूप में बदलना निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। गैस का ठोस रूप में बदलना निक्षेपण कहलाता है। गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये निक्षेपण कहलाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, कह रहा झंडे का अपमान किस अनुच्छेद का उल्लंघन है। तो देखिएगा झंडे का अपमान किस अनुच्छेद का उल्लंघन है। झंडे का अपमान अनुच्छेद 51 का उल्लंघन है। ये प्रश्न है अनुच्छेद 51 का, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं उनका उल्लंघन है। तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इसमें हमारे देखिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। और झंडे का अपमान हमारे मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। झंडे का मान सम्मान करना हमारा मूल धर्म है, मूल कर्तव्य है। तो इसका उल्लंघन मूल कर्तव्यों का उल्लंघन है, जो कि अनुच्छेद 51 का में है। तो अनुच्छेद 51 का उल्लंघन है। फिर से देखिए प्रश्न आया है एक शिफ्ट में कि राधा श्रीधर का संबंध किससे है। तो राधा श्रीधर का संबंध दोस्तों किससे है। तो ये संबंध इसका है भारतनाट्यम से। किससे संबंधित है? ये भारतनाट्यम से संबंधित है। राधा श्रीधर का संबंध किससे है? भारतनाट्यम से। पंडित जयशंकर का संबंध किससे है?
तो पंडित देखिए पंडित जयशंकर, पंडित जयशंकर का संबंध किससे है? तो ये भैया बजाते हैं सितार, ये सितार वादक हैं। पंडित जयशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक हैं। फिर देखिए प्रश्न है कि फुटबॉल खेल जो है दोस्तों, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में दोस्तों 11-11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न आया है साइमन कमीशन कब आया था? तो देखिए साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन दोस्तों 1928 में भारत आया था। तो 1928 में भारत आया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। उनके ऊपर लाठी बरसाई गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। तो इतने ही प्रश्न दोस्तों अभी फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट से हमें मिल पाए हैं। जैसे ही थर्ड शिफ्ट के प्रश्न मिलते हैं तो उन प्रश्नों के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और अच्छे से पेपर दीजिए। जय हिंद।